विलियम गोल्डिंग का ये सबसे पहला नावल है जो कि उसने 1954 में लिखा था। दूसरी जंग अजीम के दौरान स्कूल के बच्चों जिनकी उम्रें 6 से 12 साल के दरमियान होती हैं और उनके साथ कोई बड़ा नहीं होता, उनको इंग्लिस्तान से जहाज़ के ज़रिए किसी महफूज जगह पहुंचाया जा रहा था कि रास्ते में ही उनका जहाज़ दुश्मन के निशाने की जद में आ गया और जहाज़ में आग लग गई। पायलट ने हंगामी बुनियादों पर बच्चों को तो वहीं गैर आबाद जजीरे पर उतार दिया, लेकिन जहाज़ तबाह हो गया और पायलट की भी मौत वाक़ हो गई। सब बच्चे उसी वीरान आइलैंड पर फंस गए। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का मतलब है शैतान। इस नावल में ये नाम उस सुअर के सर को दिया गया जिसको जैक और उसके साथी एक छड़ी पर लटका देते हैं। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज अलामत है इंसान की दरिंदगी की और जुल्म की, जिस पर जैक और उसके ग्रुप के लोग अमल करते हैं। नावल के आगाज़ में जिन दो किरदारों से हमारी मुलाकात होती है वो राल्फ और पिगी हैं। राल्फ एक सेहतमंद और खूबरू लड़का है, जबकि पिगी एक मोटा लड़का है। वह चश्मा लगाता है और दम्मा का मरीज़ भी है, ताहम वो अपनी बातों से ज़हीन नज़र आता है। इस दौरान इनको वहाँ एक कौन शेल मिलता है। पिगी राल्फ को कौन शेल बजाने का तरीका बताता है। राल्फ जब उस कौन शेल को बजाता है तो मुख्तलिफ सिमतों से लड़के वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। उन बच्चों में जुड़वा भाई सैम एंड एरिक, जॉनी, रॉजर और मजहबी गीत गाने वालों का ग्रुप जिसका लीडर जैक था और एक लड़का सैमन शामिल था। तमाम लड़के सूरत हाल पर तबसरा करते हैं और अपना एक लीडर चुनने का फ़ैसला करते हैं। जैक फ़ौरन ख़ुद को उस ओहदा के लिए पेश करता है, लेकिन लड़के राल्फ को मुंतखब कर लेते हैं। इस पर जैक मायूस हो जाता है, ताहम राल्फ जैक की तसल्ली के लिए उसे शिकारियों के ग्रुप का सरबराह बना देता है। पिगी लड़कों में बिल्कुल भी मकबूल नहीं है, ताहम वो ज़हीन लड़का है और राल्फ को मुनासिब तजावीज़ भी देता है। राल्फ, जैक और सैमन जजीरे की छानबीन के लिए जाते हैं। अपनी इस सियाहत के दौरान उन्हें एक सूअर नज़र आता है। जैक उसे मारने के लिए खंजर निकालता है, ताहम वो उसे मारने में नाकाम हो जाता है और वह सूअर भाग जाता है। जैक दावा करता है कि वह आइंदा इस काम में ज़रूर कामयाब होगा। वापसी पर राल्फ लड़कों का इजलास बुलाता है और तमाम सूरत हाल उनके सामने रखता है। इस इजलास में कुछ फ़ैसले किए जाते हैं। सिर्फ वही शख्स इजलास में बात करेगा जिसके हाथ में कौन शेल होगा। पहाड़ी पर आग रोशन की जाएगी ताकि इमदादी पार्टी मदद के लिए आ जाए और झोंपड़ियाँ तामीर की जाएँ। इब्तिदा में लड़कों को पूरा यकीन होता है कि उन्हें बचाने के लिए जल्द ही इमदादी टीम भेज दी जाएगी। चुनांचे वो जजीरा पर अपने क़याम को तफरीह का मौका समझते हैं, ताहम राल्फ इस बात पर जोर देता रहता है कि उन्हें पहाड़ी पर आग रोशन रखनी चाहिए ताकि अगर कोई इमदादी टीम आए तो उसे तलाश करने में आसानी हो। चुनांचे पिगी के चश्मे की मदद से आग जलाई जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ लड़कों को जजीरे पर कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तरफ छोटे लड़के जजीरे पर दरिंदों की मौजूदगी महसूस करते हैं तो दूसरी तरफ वो जंगली खुराक खाने से बीमार हो जाते हैं। राल्फ और जैक में जजीरे पर ज़िंदगी गुजारने के हवाले से भी इख्तलाफ शुरू हो जाते हैं। इस तरह वहाँ बदनज़मी और इंतशार फैल जाता है। जैक और उसके ग्रुप के लड़के शिकार में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और इस तरह आग रोशन रखने का इंतज़ाम नहीं करते। और एक दिन जब वहाँ से एक बहरी जहाज़ गुजरता है तो वो लड़कों की मौजूदगी का नोटिस नहीं लेता, क्योंकि आग बुझ चुकी होती है, इसलिए उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता। इस पर राल्फ और जैक में झड़प हो जाती है। राल्फ जैक को इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर डांटता है, ताहम जैक पर इसका कोई असर नहीं होता, बल्कि वो इसे राल्फ की नाअहली करार देता है। चूँकि ये जंग का दौर है, इसलिए एक दिन एक जंगी जहाज़ वहाँ तबाह होकर गिरता है और उसका पायलट पैराशूट ना खुलने की वजह से गिरकर मर जाता है। सैम और एरिक जो जुड़वा भाई हैं तारीकी में पायलट की लाश को दरिंदा समझ लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। राल्फ, जैक और रॉजर तहकीक के लिए जाते हैं
اور لاش کو دیکھ کر بھاگ اٹھتے ہیں اور وہ بھی اسے درندہ سمجھتے ہیں۔ جیک رالف کو بزدل ہونے کا طعنہ دیتا ہے اور لڑکوں کو لیڈر کا دوبارہ انتخاب کرنے کا کہتا ہے، لیکن لڑکے پھر رالف کو لیڈر چن لیتے ہیں اور اس شکست کے بعد جیک اپنا الگ گروپ بنا لیتا ہے اور آہستہ آہستہ تمام بڑے لڑکے اس کے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیک اور اس کے گروپ کے لڑکے وحشیوں کی طرح چہرے پر رنگ وغیرہ مل لیتے ہیں اور سور کا شکار کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایک سور کو ذبح کر کے اس کا سر ایک چھڑی پر لٹکا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ وحشی قبائل کی طرح درندے کو قربانی پیش کرتے ہیں۔ اس دوران سیمن، جو کہ ایک بہادر لڑکا ہے، جنگل میں اکیلا جاتا ہے۔ سیمن کو جنگل میں سور کا سر نظر آتا ہے جس پر مکھیاں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ سیمن اسے لارڈ آف دا فلائی سمجھ لیتا ہے اور تصور میں اس سے بات کرتا ہے۔ پھر وہ پہاڑی کی چوٹی پر جاتا ہے اور وہاں اس پائلٹ کی لاش اسے نظر آتی ہے جسے لڑکے درندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ سیمن لڑکوں کو درندے کی اصلیت بتانے کے لیے نیچے دوڑتا ہے، لیکن لڑکے جو سور کے شکار کے بعد وحشیوں کی طرح ناچ رہے ہوتے ہیں سیمن کو درندہ سمجھ لیتے ہیں اور پاگلوں کی طرح اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور سیمن کو مار دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ رالف کے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں اور جیک کے غیر مہذب گروپ کا حصہ بننے لگتے ہیں۔ وہ پگی کا چشمہ بھی چرا لیتے ہیں۔ جب پگی اپنا چشمہ واپس مانگنے جاتا ہے تو راجر اس پر چٹان کا ایک بڑا سا پتھر لڑکا کر اسے مار دیتا ہے، جبکہ سیم اور ایرک کو وہ زبردستی اپنے گروپ کا رکن بنا لیتے ہیں۔ وہ رالف کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رالف بھاگ نکلتا ہے۔ اگلے دن وہ رالف کا شکار شروع کر دیتے ہیں اور اسے پکڑنے کے لیے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں۔ آگ دیکھ کر ایک بحری جہاز جو وہاں سے گزر رہا تھا اس طرف آ جاتا ہے۔ جہاز کا ایک افسر ساحل پر آتا ہے اور یوں رالف بچ جاتا ہے۔ اس طرح وہ آگ جسے جلائے رکھنے پر رالف بہت زور دیتا تھا اس کو بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن اس دفعہ وہ آگ اس کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اس کو قتل کرنے کے لیے جلائی گئی تھی۔ رالف نیول افیسر کو دیکھ کر چلا چلا کر رونے لگتا ہے۔ دراصل وہ معصومیت کے خاتمے، انسان کے قلب کی تاریکی اور اپنے دوست پگی کی موت کا ماتم کرتا ہے۔ اس طرح گولڈنگ یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر خود غرض اور لالچی ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے بھائی بندوں کا گلا کاٹتا ہے۔ اس نے تہذیب کا جو لبادہ اوڑھ رکھا ہے وہ سب دھوکہ ہے۔ دراصل وہ اندر سے درندہ ہے اور ارتقائی مناظر طے کرنے کے باوجود اس کی درندگی میں کوئی کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے۔